हेलो दोस्तों, आपका एग्रीकल्चर स्टडी बीके में स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में शुरू करेंगे फसल विज्ञान के जो एमक्यूसी हैं उन्हें हम शुरू करेंगे। फसल विज्ञान के हम एमक्यूसी शुरू करेंगे, जिनमें कि हमने जो इससे पिछले वाली वीडियो है हमने 102 क्वेश्चन उस पहले वाली वीडियो में हमने करा दी हैं। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और आप इसी चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर आप जाकर फसल विज्ञान के नाम से वहाँ पर आप देख सकते हैं उस वीडियो के लिए। और उस वीडियो में जो है हमने बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराए हैं, आप उसे एक बार ज़रूर देखें और वीडियो को भी लाइक ज़रूर करें। और इसमें हम बात करेंगे 103 क्वेश्चन से आगे की, और इसमें भी हम आपको जो है 100 क्वेश्चन कराएंगे, 100 प्लस क्वेश्चन कराएंगे हम इसमें आपको। और जो क्वेश्चन होंगे बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे और एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन होंगे इसमें। और जो हमने बता दिया है आपको पहली वीडियो में कि हम इसमें जो है 500 प्लस क्वेश्चन जो आपके फसल विज्ञान के हम इसमें बहुत महत्वपूर्ण हैं उन्हें हम आपको कराएंगे। तो फिर देर न करते हुए करते हैं इस वीडियो को शुरू। और ये वीडियो हमारी थोड़ी लंबी हो सकती है, क्योंकि इसमें जो है ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम आपको थोड़ी डिटेल से हम आपको बताएंगे इसमें। तो फिर चलो देर न करते हुए करते हैं वीडियो को शुरू। तो इसमें 103वां जो क्वेश्चन है वो है, मृदा क्षरण रोकने वाली सबसे अच्छी फसल चक्र कौन सी है। जो मृदा क्षरण होता है उसको रोकने के लिए सबसे अच्छी जो फसल चक्र है वो कौन सी है। तो मूंगफली और गेहूं जो है सबसे अच्छी फसल चक्र है। अब ऑप्शन देख लेते हैं। मूंगफली और गेहूं की जड़ें मृदाओं को जकड़े रखती हैं, मतलब जो मूंगफली और गेहूं की जो जड़ें होती हैं वो मृदाओं को जकड़ लेती हैं, जिसके कारण मृदा का जो है क्षरण नहीं होता, मतलब मृदा कटाव नहीं होता है। बात करते हैं 104 क्वेश्चन की। तो 104 है, विभिन्न फसलों के अंतर्गत एक समय पर कृषि क्षेत्र का अनुपात दर्शाता है। तो क्या दर्शाता है? तो शस्य स्वरूप दर्शाता है। ऑप्शन देख लेते हैं। विभिन्न फसलों के अंतर्गत एक समय पर कृषि क्षेत्र का अनुपात शस्य स्वरूप दर्शाता है। अब आगे बात कर लेते हैं 105 क्वेश्चन की। तो 105 क्वेश्चन है कि समानांतर फसलोत्पादन का उदाहरण है। तो आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है और एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये। तो समानांतर फसल उत्पादन है उसका उदाहरण क्या है? तो गन्ना और आलू जो है समानांतर फसलोत्पादन है। ऑप्शन देख लेते हैं इसका। तो असमान वृद्धि वाली तथा आपस में शून्य प्रतियोगिता रखने वाली फसलों का अंतर शस्य के रूप में उगाने की कला को समानांतर फसलें कहते हैं। मतलब एक जो समानांतर फसलें होती हैं जो प्रतिस्पर्धा नहीं करती हैं, उन फसलों के लिए जो है समानांतर फसलें कहते हैं। जैसे कि गन्ना बड़ा हो जाता है और आलू नीचे बो दिया जाता है, तो वो जो है समानांतर फसलें होती हैं, क्योंकि वो प्रतियोगिता नहीं कर पाती। और उदाहरण देख लेते हैं, जैसे चना मक्का और गन्ना आलू आदि हो सकती हैं। बात करते हैं आगे 106 क्वेश्चन की। 106 क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, इसे थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं। तो 106 क्वेश्चन है कि रिले क्रॉपिंग का तात्पर्य क्या है। तो रिले क्रॉपिंग का तात्पर्य है एक भूमि पर एक ही वर्ष में 4 फसलें उत्पादन जो उगाया जाता है, एक ही वर्ष में 4 फसलों को उगाना रिले क्रॉपिंग कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। अब देख लेते हैं इसके बारे में कुछ। तो अनुपद या सस्यन या रिले की अवधारणा, या बोल सकते हैं रिले दौड़ में आई हैं। रिले दौड़ में 4 धावक अपने हाथ में झंडे को लेकर दौड़ते हैं। पहला धावक अपने दौड़ने के अंतिम चरण से पहले ही दूसरे धावक को तथा तीसरा धावक चौथे को अपना डंडा बढ़ा देता है। अनुपद शस्य में झंडे का स्थान खेत है तथा धावक का स्थान फसल ले लेती है, और इसमें पूर्ववर्ती फसलों के काटने से पहले ही आगामी फसलों को लगा दिया जाता है। लेकिन इसमें यह ध्यान रखा जाता है कि दोनों फसलों में प्रतियोगिता न्यूनतम हो। डॉक्टर शेर सिंह वेंस ने भारत के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में निम्नलिखित रिले क्रॉपिंग पद्धति की सिफारिश की है, जैसे मूंग मक्का आलू गेहूँ। इतना नहीं पूछा जा सकता आपसे, सिर्फ आप इतना याद रखो कि एक भूमि पर एक ही वर्ष में 4 फसलें उगाना है रिले क्रॉपिंग कहलाता है, जैसे मक्का मूंग आलू गेहूँ। और जो ये मतलब अपनाया था उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में किसने? डॉक्टर शेर सिंह ने। अब आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 की।
प्रश्न नंबर 7 है, मक्के की खड़ी फसल में तोरैया की बुवाई है। और एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण, 3 बार एग्जाम में आया हुआ है, एक 2002 में, 2004 में, 2001 में। तो मक्का की खड़ी फसल में तोरैया की बुवाई कब की जाती है? तो वो की जा सॉरी तोरैया की बुआई है मतलब क्या है, मतलब रिलेक शस्य है। मक्के की खड़ी फसल में तोरैया की बुवाई की जाती है, तो उसे कौन सी खेती कहेंगे? तो रिलेक शस्य या रिले क्रॉपिंग शस्य उसे कहेंगे। बात करते हैं ऑप्शन में, मक्के की खड़ी फसल में तोरई की बुवाई रिले शस्य का सर्वोत्तम उदाहरण है, क्योंकि रिले शस्य में पहली फसल की कटाई से पूर्व दूसरी फसल की बुवाई की जाती है। एक तरीके से इस तरह से भी याद रख सकते हैं इसे, कि जो रिले क्रॉपिंग कहते हैं, मतलब एक फसल के कटने से पहले दूसरी फसल की बुवाई करने को ही रिले क्रॉपिंग कहते हैं। अब आगे बात करते हैं 108 क्वेश्चन की। तो 108 क्वेश्चन है कि मक्का, आलू, गेहूँ, मूंग फसल चक्र एक उदाहरण है, तो किसके हैं ये? तो ये हैं रिले फसली या रिले क्रॉपिंग के उदाहरण हैं। जैसे अनुपादन, मतलब जो रिले क्रॉपिंग होती है इसे अनुपादन शस्य भी कहते हैं। अब इसमें जो है पूर्ववर्ती फसलों के कटने से पहले ही आगामी फसलों को लगा देते हैं, जैसे मैंने अभी पीछे बताया था। तो ऐसे ये धान की भी कटाई करने से पहले बरसिंग की बुवाई कर देना। जैसे उदाहरण है मक्का, आलू, गेहूँ, मूंग आदि फसल चक्र इनकी जो होती है 400% होती है। हमने पहली वीडियो में आपको फसल चक्र सघनता का सूत्र बताया था और कैसे निकालते हैं ये भी बताया था। तो इसमें मैं एक बार बता देता हूँ फसल सघनता का सूत्र जो निकालते हैं कैसे निकालते हैं। तो इसमें जितनी फसल हैं उनकी फसलों की संख्या ली जाती है, फसलों की संख्या बटे वर्ष, जितने भी वर्ष लगते हैं, 3 लगे तो 3 लिखो, और जितने 2 लगते हैं 2, और मल्टीप्लाई 100 से कर दो। तो इन्हें काट कर जो है जो फसल चक्र सघनता वो निकल आएगी। अब आगे बात करते हैं, एग्जाम में पूछ ली जाती है सघनता। बात करते हैं 109, ली से संबंधित है। जो ली से संबंधित है वो किससे संबंधित है? तो अकार्बनिक खेती से, कार्बनिक खेती से, उपरोक्त में से दोनों से, तो ये किसी से भी संबंधित नहीं है। अब देखते हैं लीसा क्या होता है। तो ये होता है लीसा, लो एक्सटेंशन इनपुट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। यह एक पद्धति, कृषि पद्धति है जिसमें कम से कम लागत लगाकर हम सतत कृषि करते हैं। तो ये सतत कृषि की एक सतत कृषि है ये, जिसे लीसा बोला जाता है। अब बात करते हैं आगे 110 क्वेश्चन की। तो 110 क्वेश्चन है, 110 की बात करते हैं। तो 110 में है कि शुष्क खेती हेतु फसलों एवं प्रजातियों में कौन सा गुण होना चाहिए? मतलब जो शुष्क खेती होती है उसकी फसलों और प्रजातियों में कौन सा गुण होना चाहिए? तो वो होना चाहिए कम अवधि एवं शीर्ष वृद्धि, गहरी व विभाजित जड़ें और शीघ्र पकने वाली। तो ये सारे गुण होने चाहिए। बात करते हैं इसमें ऑप्शन में। तो 50 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र में वर्षा पर आश्रित या वर्षा के पानी के संरक्षण पर की जाने वाली खेती शुष्क खेती कहलाती है। इस खेती में ऐसी फसलों का चयन किया जाता है जहाँ की वह कम अवधि की वृद्धि कर जाती है, मतलब जो कम अवधि में ही वृद्धि कर ली जाती है, और उसकी जड़ें गहरी हों ताकि वह नीचे जाकर पानी ले सके, और वह शीघ्र पकने वाली हो ताकि पानी की जो कम आवश्यकता पड़े उसके लिए। तो ये होती हैं शुष्क खेतियाँ जो प्रजाति और फसलों का गुण होना चाहिए। बात करते हैं 111 क्वेश्चन की। तो 111 क्वेश्चन है कि शुष्क जिसे एराइड और अर्ध शुष्क क्षेत्र अधिक उपयुक्त होते हैं। तो वो कहाँ पर होते हैं? तो वो वायु अपर्दन के लिए सबसे उपयुक्त होते हैं। देख लेते हैं ऑप्शन में। तो शुष्क एवं अर्ध शुष्क क्षेत्र में वायु द्वारा मृदा एवं स्थान से काटकर दूसरे स्थान पर पहुंचा दी जाती है। मतलब जो शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्र होते हैं वहाँ से वायु के द्वारा एक स्थान से काटकर जो मृदा होती है दूसरे स्थान पर पहुंचा दी जाती है। अब मरुस्थलीय क्षेत्र में वायु शरण एवं एक भयंकर समस्या है। जो मरुस्थलीय क्षेत्र होता है वहाँ पर क्योंकि रेत होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर उड़कर पहुँच जाता है, तो बहुत भयंकर समस्या होती है। इन क्षेत्रों में वनस्पति के अत्यंत विरल होने के कारण वायु तीव्र और निर्बंध वेग से बहती है तथा भूमि पृष्ठ का जो अपघर्षण होता है
अपघर्षण करती है और फलतः मिट्टी के कण कटकर वायु के प्रवाह द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि जो शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्र में जो वायु द्वारा मृदा अपरदन होता है वो एक स्थान से उड़कर दूसरे स्थान पर, मतलब बहुत हल्की होती है, वायु के अनुसार वायु के वेग से ही वो उड़ जाती है, तो जिसके कारण जो है मिट्टी के कण कटकर वायु के प्रवाह द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हो जाते हैं। उसे शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्र इसलिए उपयुक्त होता है। अब बात करते हैं आगे 112 क्वेश्चन की। 112 क्वेश्चन है कि यदि वार्षिक वर्षा 750 मिमी से कम हो तो संपन्न होने वाली कृषि पद्धति की जाना कि मतलब जो वार्षिक वर्षा होती है जहाँ 750 मिमी से वार्षिक वर्षा कम होती है उसे क्या बोलते हैं? तो उसे शुष्क कृषि या शुष्क खेती बोलते हैं। अब इसका ऑप्शन देख लेते हैं। 750 मिमी से कम वर्षा होने वाली दशा को शुष्क खेती या ड्राई फार्मिंग कहते हैं। अब 750 से 1150 मिमी के मध्य वर्षा होती है तो उसे शुष्क भूमि कहा जाता है, उसे ड्राई लैंड फार्मिंग कहा जाता है। जहाँ 1100 से 1150 से अधिक वर्षा होती है उसे जो है वर्षा प्रधान या बाढ़ग्रस्त, जिसे रेनफेल फार्मिंग बोला जाता है। और ये क्वेश्चन जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो जो एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, जो ड्राई फार्मिंग बोलते हैं उसे बोलते हैं 750 से अगर कम वर्षा होती है तो उसे ड्राई फार्मिंग बोला जाता है। 750 से 1150 के बीच में हो अगर वर्षा होती है तो उसे मध्य वर्षा बोला जाता है, जिसे शुष्क भूमि बोलते हैं। अब आगे बात करते हैं 1150 मिमी से अगर अधिक वर्षा होती है तो उसे बोला जाता है वर्षा प्रधान या बाढ़ या रेनफेल फार्मिंग। अब आगे बात करते हैं 113 क्वेश्चन की। 113 क्वेश्चन है शुष्क भूमि में कृषि के लिए निम्नलिखित में से कौन से उपयुक्त है? तो उसके लिए जो है उड़द उपयुक्त है। उड़द ज़्यादातर कठोर होने के कारण शुष्क भूमियों में हेतु सबसे उपयुक्त रहता है। बात करते हैं 114 क्वेश्चन की। तो 114 क्वेश्चन है कि शुष्क खेती में एल्कलीन या सक्सीनिक अम्ल का प्रयोग पौधे में वृद्धि में सहायक होकर उन्हें सुखाने से मतलब सूखे से बचाता है, क्योंकि तो वो बचाता है स्टोमेटा के खुलने एवं बंद होने की क्रिया को नियंत्रित करता है। जो एल्कलीन सक्सीनिया अम्ल होता है वो पौधे की वृद्धि में सहायक क्यों होता है? क्योंकि वो स्टोमेटा के खुलने एवं बंद होने की क्रिया को नियंत्रित करता है। अब ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। तो शुष्क खेती में प्राय पौधे पर एल्कलीन या सक्सीनिया अम्ल का प्रयोग करते हैं, जो पत्तियों की रंध्र को नियंत्रित कर वाष्पोत्सर्जन कम करके जल को संक्षिप्त करता है, जिससे यह अम्ल पौधे को सूखे से बचाता है, मतलब सूखने से उसे बचा देता है। अब आगे बात करते हैं 115 क्वेश्चन है कि फिजियोलॉजिकल सूखा होने का प्रमुख कारण क्या है? तो वो है मृदा के घोल का ऑस्मोटिक दाब अधिक हो जाना। जो मृदा का घोल होता है उसका ऑस्मोटिक जो दाब अधिक हो जाता है तो फिजियोलॉजिकल सूखा होने का प्रमुख कारण होता है। तो ये इसी में यही लिखा हुआ है। अब बात करते हैं 116 क्वेश्चन की। तो 116 क्वेश्चन है कि अंकुरण के दौरान प्रांकुर तथा मूलांकुर कहाँ से विकसित होते हैं? जो पौधे का अंकुरण होता है उस समय प्रांकुर और मूलांकुर जो होते हैं वो कहाँ से विकसित होते हैं? तो वो भ्रूण में से विकसित होते हैं। अब आगे बात करते हैं उसके ऑप्शन में। तो अंकुरण के दौरान प्रांकुर और मूलांकुर भ्रूण जिसे एम्ब्रोली से विकसित होता है, मूलांकुर से जड़ जिसे रूट तथा प्रांकुर से प्रोहोसोट विकसित होता है। अब बात करते हैं आगे 117 क्वेश्चन की। तो 117 क्वेश्चन है कि बीज के भंडारण हेतु कितने प्रतिशत नमी होनी चाहिए? जब बीज का भंडारण किया जाता है तो उसके लिए 10 से 15%, 15 से 20, 20 से 25, तो इनमें से कोई भी नहीं। अब देख लेते हैं कितनी होती है। तो हमने आपको पहली वीडियो में बताया था कि जब बीजों का भंडारण किया जाता है, पहले ही क्वेश्चन कराया था, तो उसके लिए भंडारण की जो नमी की मात्रा होनी चाहिए कितनी होनी चाहिए? 8 से 12% नमी की मात्रा होनी चाहिए। अब बीज की नमी और भंडारण अवधि अब देख लेते हैं कुछ और नहीं। 8 से 10% 4 वर्ष तक रख सकते हैं हम भंडारण कर 9 से 10% 2 वर्ष के लिए रख सकते हैं, 10 से 12 1 वर्ष के लिए, और 11 से 13% 6 माह के लिए हम भंडारण कर सकते हैं।
तो ये अवधि है भंडारण की। मतलब इतने अगर हम 4 वर्ष भंडारण रखते हैं किसी बीज का स्टोर कर तो उसके लिए 8 से 10 जो नमी की मात्रा है बीज में वो होनी चाहिए। अब आगे बात करते हैं 118 क्वेश्चन की। तो 118 क्वेश्चन की कौन सा रसायन बीज शोधन में प्रयोग किया जाता है। तो बीज शोधन में कौन सा, थीरम का जो है प्रयोग किया जाता है। बीज शोधन के लिए थीरम जैसे एग्रोसान, कैप्टान, सोरेसन, एगलाल, एरिटान आदि रसायनों का प्रयोग करते हैं। फसलों पर छिड़काव के लिए 2,4-D, मेलेथियान, आइसोप्रोटोन आदि रसायनों का प्रयोग करते हैं। तो जो बीजों का उपचार के लिए किन किन रसायनों का, तो थीरम का, एग्रोसान का, कैप्टान का, सोरेसान का या एग्रालाल या एरिटान का प्रयोग हम शोधन के लिए करते हैं, मतलब बीज उपचारण के लिए करते हैं। और अगर हमें फसलों पर छिड़काव करना हो, चौड़ी पत्ते वाले खरपतवार हों, उनके लिए 2,4-D, मेलेथियान या आइसोप्रोटोयूरान हम प्रयोग में लाते हैं। अब बात करते हैं आगे 119 क्वेश्चन की। तो 119 क्वेश्चन है कि खड़ी फसल के कटने के पूर्व उसी खेत में दूसरी फसल के बोने को क्या कहते हैं। जैसे खड़ी फसल है, अगर उसी खड़ी फसल के कटने से पहले ही अगर हम दूसरी फसल बो देते हैं तो उस फसल को क्या कहेंगे, तो उसे बोलेंगे इंटरक्रॉपिंग। खड़ी फसल के कटने से पूर्व दूसरी फसल को बोना रिले क्रॉपिंग, ऑप्शन इसका जो है रिले क्रॉपिंग बोला जाता है, जैसे हमने पीछे बताया था। ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। तो इसे बोला जाता है रिले क्रॉपिंग। या हम जो एक फसल हमने बो दी और बोने के बाद उसकी कटाई कर दी, कटाई होने से इस फसल की कटाई होने से पहले अगर हम इसी खेत में दूसरी फसल बो देते हैं तो उसे बोला जाता है रिले क्रॉपिंग। बात करते हैं 120 क्वेश्चन की। तो 120 है मक्का, आलू, प्याज के 1 वर्षीय फसल चक्र की सघनता क्या है। जैसे कि हमने अभी पीछे बताया था आपको, तो वही सघनता यहाँ पर निकालनी है। तो कैसे निकालते हैं, फसल चक्र सघनता, फसलों की चक्र की जो फसलें हैं उनकी संख्या, फसल चक्र में लगा समय वर्ष में और गुणा मल्टीप्लाई। फसल कितनी है 3 और वर्ष कितना लगा 1 वर्ष की, क्योंकि मक्का भी, आलू भी, प्याज भी 1 वर्ष में उगाई जा सकती हैं। तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो और ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 1 का 1 आ जाएगा तो 300% इसकी आ जाएगी फसल चक्र सघनता। अब बात करते हैं 121 क्वेश्चन की। तो 121 क्वेश्चन है कि आलू के साथ सरसों की अंतः फसली खेती की संतति है। तो आलू के साथ सरसों की जो अंतः फसली खेती है वो कौन सी है, तो उसे बोला जाता है एडवेटिक क्रम में। असमान वृद्धि प्रवृत्ति वाली तथा आपस में शून्य प्रतियोगिता रखने वाली फसलों को अंतर सस्य के रूप में उगाने की कला को समानांतर सस्य कहते हैं। तो अंतर सस्य के रूप में उगाने वाली कला को समानांतर सस्य बोला जाता है। अब बात करते हैं आगे 122 क्वेश्चन की। तो 122 है कि अंतर्वर्तित खेती में यदि एक फसल की उपज वृद्धि दूसरी फसल की उपज वृद्धि में सहायक हो तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे बोलते हैं संपूरक। अब जिन उपजों में उत्पादन साधनों के प्रयोग में प्रतिस्पर्धा न होकर पारंपरिक सहयोग होता है, अर्थात एक फसल का उत्पादन बढ़ने पर दूसरी फसल के उत्पादन में वृद्धि हो तो अंतर्वर्ती खेती कहते हैं। मतलब अगर हमने 2 फसल बो रखी है, एक फसल के बोने से अगर दूसरी फसल के उत्पादन में वृद्धि होती है तो उसे बोला जाता है अंतर्वर्तित खेती। और इस अवस्था में संपूरक उत्पादन कहते हैं। मतलब इस अवस्था को जो है संपूरक उत्पादक भी कहते हैं। जैसे मिश्रित फसल में गेहूँ, चना इसका सर्वोत्तम उदाहरण है। गेहूँ और चना जो है सबसे उपयुक्त उदाहरण है किसके, अंतर्वर्ती खेती के। बात करते हैं 123 क्वेश्चन की। 123 क्वेश्चन की विभिन्न फसलों को एक भूमि में एक निश्चित समय में लगाने की प्रक्रिया को कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है फसल का चक्रीकरण उसे बोला जाता है, जो कि भूमि में एक निश्चित क्रम में लगाने की क्रिया हो। मतलब फसलों को एक भूमि में एक ही निश्चित क्रम में लगाने की क्रिया को। अब विभिन्न फसलों को एक भूमि में एक निश्चित क्रम में लगाने की प्रक्रिया को चक्रीकरण कहते हैं। मिश्रित खेती किसे कहते हैं, कृषि प्रणाली का वह प्रकार जिसमें फसलों उत्पादन के साथ साथ
मछली पालन, डेयरी, मधुमक्खी पालन आदि किया जाता है। जैसे कि हमें मिश्रित खेती करनी है, खेती के साथ साथ उसमें हम मछली पालन, मधुमक्खी पालन कर सकते हैं। जैसे कि धान की फसल में मछली पालन भी कर लिया जाता है और उसमें झींगा उत्पादन भी कर लिया जाता है, तो उसे हम बोल सकते हैं मिश्रित खेती। अब आगे बात करते हैं 124 क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 124 क्वेश्चन है कि अंतर फसली खेती लाभदायक होती है जब भूमि समतुल्य अनुपात LIR होता है, तो वो कम से कम जो है तो इसके लिए जो चाहिए भूमि का तुल्य का अनुपात जो होता है वो 1 से अधिक होता है। ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। अब देख लेते हैं, अंतर फसली खेती लाभदायक होती है जब भूमि समतुल्य अनुपात है उसका 1 से अधिक होता है, और जब LER का मान 1 से कम होता है, तब ऐसा मिश्रण या अंतर शस्य से उत्पादन में हानि होती है। अब LER यह एक समानांतर प्रबंधन में अंतर शस्य या मिश्रित शस्य से प्राप्त उपज है। बराबर एकल फसल शुद्ध फसल के उत्पादन के लिए कितनी सापेक्षित भूमि क्षेत्र की ज़रूरत है, LER कहलाता है। और अंतर शस्य के उपज के बारे में शुद्ध फसल के द्वारा उत्पादन करने के लिए भूमि की ज़रूरत अनुपात LER होती है। अब इसमें आपको सिर्फ ये याद रखना है कि जब भूमि का तुल्यक मान होता है तो कितना होता है, 1 से अधिक होता है। बात करते हैं 125 क्वेश्चन की। तो 125 क्वेश्चन है, 125वें क्वेश्चन की बात करते हैं। तो पारंपरिक खेती की तुलना में जैविक खेती में फसल की पैदावार होती है। ऑप्शन नंबर इसका ए, पारंपरिक खेती से कम, क्योंकि पारंपरिक खेती की तुलना में जैविक खेती की जो पैदावार होती है वो कम होती है। जैविक खेती की तुलना में जो है पारंपरिक खेती में कम होती है पैदावार। अब उसका ऑप्शन देख लेते हैं। तो पारंपरिक खेती की तुलना में जैविक खेती फसल की पैदावार पारंपरिक खेती से कम होती है। जैविक खेती में रासायनिक उर्वरक, कीटनाशी तथा खरपतवारनाशियों के स्थान पर जीवाश्म खाद, पोषक तत्व और जैवनाशी आदियों का प्रयोग किया जाता है। बात करते हैं 126 क्वेश्चन की। तो 126 क्वेश्चन है कि बचाव फसल के रूप में प्रयोग होने वाली फसल कौन सी है। तो बचाव के रूप में कुसुम का प्रयोग किया जाता है। तो बचाव फसल के रूप में प्रयोग होने वाली फसल कुसुम है। मुख्य फसल को कीटों से बचाने के लिए अन्य फसलों को मुख्य फसल के चारों ओर उगाते हैं, जिसे कीट आकर्षण फसल कहते हैं। ऐसे जैसे कपास के चारों ओर भिंडी तथा कुसुम की बुवाई कर देना, बचत फसल जो है उसे कहते हैं। जो हमारी मेन फसल होती है उसे बचाने के लिए, जैसे हमारे पास कपास बो दी जाती है, कपास के चारों ओर पास भिंडी और कुसुम की फसल लगा दी जाती है, तो उससे जो कीट लगने वाले हैं वो भिंडी और कुसुम पर आक्रमण करेंगे, जिससे हमारी जो मेन फसल है उस पर आक्रमण नहीं करेंगे, वो हमारी सेफ बच जाएगी। अब बात करते हैं आगे 127 क्वेश्चन। 127 क्वेश्चन है कि बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रचलित सहफसली खेती कौन सी है। तो बुंदेलखंड में कौन सी है, तो सबसे प्रचलित जो है आलू और गेहूं की फसल है। ऑप्शन नंबर बी सही है। बात करते हैं 128 क्वेश्चन की। तो 128 क्वेश्चन की सूखे क्षेत्र में कम अवधि के वार्षिक पौधे को कहते हैं। सूखे क्षेत्र में जो कम अवधि वाले वार्षिक पौधे को क्या कहते हैं, तो उसे बोला जाता है एम्फेमेरलूस। तो उसे बोला जाता है सूखे क्षेत्र को कम अवधि वाले वार्षिक पौधे को क्या बोला जाता है, एम्फेमेरलूस बोला जाता है। अब बात करते हैं 129 क्वेश्चन की। तो कपास के बीज का शोधन निम्नलिखित में से किस रसायन की सहायता से किया जाता है। कपास का जो शोधन किया जाता है या उपचारित किया जाता है वो किससे किया जाता है, तो वो किया जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल के द्वारा। कपास के बीज का शोधन सल्फ्यूरिक अम्ल की सहायता से किया जाता है। कपास के बीज की सफाई के लिए सल्फ्यूरिक सांद्रित 100 मिली किलोग्राम बीज की दर से प्रयोग करते हैं। बात करते हैं 130 क्वेश्चन की। 130 क्वेश्चन की टमाटर के बीज में प्रसुप्ति का कारण क्या है। तो टमाटर के बीज में बताना है प्रसुप्ति का कारण क्या है, तो पेरुलिक अम्ल की उपस्थिति, जिसके कारण टमाटर बीज
प्रस्तुति करता है। तो टमाटर के बीज में प्रस्तुति के कारण पेरुलिक अम्ल की उपस्थिति है। बीज प्रसुप्ति के एक ऐसी अवस्था है जिसमें सभी आवश्यक परिस्थितियों की उपस्थितियों के बावजूद भी बीज अंकुरण नहीं होता है। बीज अंकुरण क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसमें पेरुलिक अम्ल की उपस्थिति होती है। इस कारण टमाटर में जो बीज होता है मतलब जमाव इसलिए नहीं कर पाता है वो। बात करते हैं 131 क्वेश्चन की। तो 131 क्वेश्चन है कि सबसे शुद्ध एवं महंगा बीज का प्रकार है। तो सबसे शुद्ध और महंगा कौन सा है? तो न्यूक्लियस अम्ल है। नाभिकीय या न्यूक्लियस बीज सबसे शुद्ध एवं महंगा होता है। इसकी शुद्धता सर्वाधिक होती है। ये बीज बहुत कम मात्रा में होते हैं और इसे प्रजनक बीज से तैयार किया जाता है। तो एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि जो प्रजनक बीज है उससे तैयार होने वाला बीज कौन सा है? तो नाभिकीय, या नाभिकीय से जो प्रजनक बीज है वो नाभिकीय से तैयार होता है। अब आगे बात करते हैं 132 क्वेश्चन। 132 क्वेश्चन है कि बीज उपचार से लाभ होता है। बीज उपचार से क्या लाभ होता है? तो बीज एवं मृदा जनित रोग व कीटों को फसल का बचाव, बीजों का अंकुरण अच्छा एवं एक समान होता है, फसलों में 10 से 15% उत्पादन बढ़ जाता है। तो उपरोक्त सही इसका ऑप्शन है। तो नीचे भी यही लिखा गया है, आप देख सकते हैं। बात करते हैं आगे 133 क्वेश्चन की। तो 133 क्वेश्चन शुरू करने से पहले अगर वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे आपके दोस्तों को भी हेल्प मिल सके। तो अब बात करते हैं हम 133 क्वेश्चन की। तो 133 क्वेश्चन है कि बीज कार्य बोर्ड की आवश्यकता है। बीज कार्य बोर्ड की आवश्यकता क्यों है? तो क्योंकि बीज का सम्मिश्रण नहीं होता है इसलिए। तो बीजों के मिश्रण के लिए बीज वर्कर्स की आवश्यकता होती है। बीज का यह बोर्ड अधिकतम दक्षता के साथ बीजों के नमूने का भौतिक रूप विश्लेषण करता है। एक अन्य बीज बोर्ड बीज शुद्ध बोर्ड प्रयोगशाला में बीजों की शुद्धता जांच करने का कार्य करता है, इसलिए इसकी आवश्यकता है। बात करते हैं 133 क्वेश्चन की। 133 क्वेश्चन की एक एंजाइम जो के बीज के अंकुरण का उत्तेजित कर सकता है, तो वो कौन सा है? वो है गामा एमाइलेज। तो एमाइलेज जो है वो एंजाइम जो के बीज को अंकुरण उत्तेजित करता है। अब बात करते हैं 135 क्वेश्चन की। तो 135 है बीजों के अंकुरण के दौरान बीज का आवरण किसके कारण फट जाता है? बीज के अंकुरण के दौरान जो बीज का आवरण है वो किसके कारण फट जाता है? तो वो पानी का बड़े पैमाने पर अवशोषण करने के कारण फट जाता है। तो ये भी इसी में यही लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। अब आगे बात करते हैं 136 क्वेश्चन की। तो मटर में बीज के अंकुरण के लिए निम्नलिखित में से एक गैस की आवश्यकता होती है। वो कौन सी गैस की आवश्यकता होती है? तो उसके लिए जो होती है वो ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ऑक्सीजन गैस की, जिसके कारण मटर के बीज का अंकुरण जो है हो जाता है। बात करते हैं आगे 137 क्वेश्चन की। तो 137 क्वेश्चन है, इसमें सुमेल आपको करना है, मतलब मिलान करना है। धान, सफ़ेद गिनार, इसमें जो है रोग दे रखे हैं, रोगजनक, और एक तरफ फसल दे रखे हैं। तो आप देख सकते हैं पहले धान। तो धान किससे है? तो धान जो है दीमक से संबंधित है। बात करते हैं गन्ना। गन्ना किससे संबंधित है? सफ़ेद गिनार गन्ने में लगती है। चना, चने में क्या लगता है? तो चने में जो है लगता है फली बेधक, और आलू में बिलबिल लगता है। तो ये इस तरह से सुमेलित हो जाते हैं, आप नीचे इसमें देख सकते हैं। बात करते हैं 138 क्वेश्चन की। तो 138 क्वेश्चन है कि आरा मक्खी तोरैया फल के किस अवस्था में सर्वाधिक हानि पहुंचाती है? तो तोरैया जो आरा मक्खी है वो तोरैया में किस टाइम नुकसान पहुंचाती है? तो वो पहुंचाती है प्रारंभिक अवस्था में। तो आरा मक्खी का सर्वाधिक प्रकोप फसल की प्रारंभिक अवस्था में देखने को मिलता है। ये पत्तियों को काटकर उन्हें बढ़ने नहीं देती हैं, मतलब ये पत्तियों को काट देती है और उन्हें बढ़ने नहीं देती। पत्तियों की कमी के कारण प्रकाश संश्लेषण जो होता है उस पूरा नहीं कर पाती, जिसके कारण पौधा पूरा सूख जाता है। अब आगे बात करते हैं 139।
139 है कि जैविक एजेंटों से बीज शोधक के बाद क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। तो सूर्य की गर्मी व धूप से बचाना चाहिए। तो इसमें जो है जैविक एजेंट, बायो एजेंट जीवाणु होते हैं। इनमें शोधक के बाद बीजों को सूरज की गर्मी एवं धूप से बचाना चाहिए। अब बात करते हैं आगे 140 क्वेश्चन की। तो 140 क्वेश्चन है कि क्लोरोपाइरिफास नामक दवा किससे बचाव के लिए बीजों में प्रयुक्त की जाती है। तो वो की जाती है दीमक और चींटियों के बचाने से जो है प्रयोग की जाती है, मतलब बचाव के लिए बीजों में प्रयुक्त करते हैं। तो ये है क्लोरोपाइरिफास नामक दवा दीमक एवं चींटियों से बचाव के लिए 3 मिली किलोग्राम से उपचारित किया जाता है। क्लोरोपाइरिफास को पहली बार 1965 में कीटनाशक के रूप में पंजीकृत किया गया था। तो 1965 में जो है इस क्लोरोपाइरिफास को कीटनाशक के रूप में इसे प्रयोग किया गया था। एक से अधिक प्रकार के शोधन करने में किस क्रम का पालन करना चाहिए। अगर एक से अधिक हम शोधन करते हैं तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे। तो इसमें हम पहले जो करेंगे फफूंदीनाशी, इसका उपचार करेंगे। फिर इसका कीटनाशी का, फिर राइबोजियम कल्चर का, जिसे बोला जाता है F5 फंगस इंसेक्ट राइबोजियम का इसमें प्रयोग किया जाता है। बात करते हैं 142 क्वेश्चन। 142 है रोग नियंत्रण का सबसे प्रभावी और प्रभावकारी तरीका कौन सा है। तो इसमें जो है वो है रोगरोधी प्रजातियों का प्रयोग होना। रोग नियंत्रण का सबसे प्रभावी एवं प्रभावकारी तरीका रोगरोधी प्रजातियों का प्रयोग करना है। शेष अन्य तरीके सम्मिलित जो सीमित प्रभाव के हैं। बात करते हैं NPV जैविक नियंत्रण का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें जो है धान की फली छेदक कीट हेतु इसका प्रयोग किया जाता है। तो NPV जैविक नियंत्रण का प्रयोग फली छेदक कीटों के जैसे चना, मटर, अरहर आदि के लिए किया जाता है। NPT जिसे फुल फॉर्म होती है न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रोसिस वायरस, यह एक फफूंदी जनित उत्पाद है जो कि विभिन्न प्रकार के फफूंदियों को नियंत्रण में करता है। तो इसकी फुल फॉर्म याद रखना, न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रोसिस वायरस। बात करते हैं 144 क्वेश्चन। मेलेथियन वर्गीकृत किया गया है। तो ये आर्गेनोफॉस्फोरस यौगिक में जो है वर्गीकृत किया गया है। आर्गेनोफॉस्फोरस यौगिक वर्ग के अंतर्गत मेलेथियन को वर्गीकृत किया गया है। मेलेथियन एक आर्गेनोफॉस्फोरस कीटनाशक है जिसे 1950 के दशक के शुरुआत में जेकटी और केसाडे और अमेरिकन साइनामिड्स जिसे स्टैफर्ड सिटी के द्वारा सुविकसित इसे किया गया था। तो 1950 में जेकी और केसाडे और अमेरिकन साइनामिड के द्वारा इसे जो विकसित किया गया था। बात करते हैं 145 क्वेश्चन की। तो 145 से कीट प्रबंधन का प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो इसका है नाशी कीटों की संख्याओं को आर्थिक क्षति स्तर के नीचे रखना। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। कृषि में कीट प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य हानिकारक कीटों की संख्याओं को आर्थिक क्षति के स्तर से नीचे रखना है जिससे कृषि उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े। बात करते हैं 146 क्वेश्चन की। तो 146 क्वेश्चन, क्लोरोपाइरिफास नामक बीज शोधक किस विधि का बीज शोधक है। तो वो है रासायनिक विधि का, क्योंकि क्लोरोपाइरिफास रासायनिक विधि द्वारा उपचार किया जाता है। तो क्लोरोपाइरिफास नामक बीज शोधक रासायनिक बीज शोधक है। निज क्षेत्रों में बुवाई के बाद दीमक, चींटी और गुंजिया आदि कीड़ों के नुकसान पहुंचाते हैं, इनका प्रयोग किया जाता है। क्लोरोपाइरिफास का प्रयोग इनके ऊपर किया जाता है। बात करते हैं 147 क्वेश्चन की। तो 147 क्वेश्चन है कि एजेटोबैक्टर नामक जैव एजेंट का प्रयोग किसके शोधन में नहीं किया जाता। तो वो नहीं किया जाता है, तो इनमें से किसी का भी प्रयोग नहीं किया जाता। तो अब बात करते हैं एजेटोबैक्टर नामक जैव एजेंट का प्रयोग दलहनी फसलों के लिए नहीं किया जाता। दलहनी फसलों को छोड़कर सभी फसलों में एजेटोबैक्टर का प्रयोग किया जाता है। तो एजेटोबैक्टर का दलहनी फसलों को छोड़कर सब में प्रयोग करते हैं। बात करते हैं 148 क्वेश्चन की। तो 148 क्वेश्चन है कि राइबोजियम कल्चर नामक जैव एजेंट का प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो प्रयोग किया जाता है वो दलहनी में प्रयोग किया जाता है। जो राइबोजियम कल्चर का प्रयोग है वो
दलहनी फसलों में प्रयोग किया जाता है। तो राइबोसोम कल्चर नामक जैव एजेंट दलहनी फसलों के बीज शोधन हेतु प्रयोग किया जाता है, जबकि अन्य फसलों के बीज के लिए एजेटोबैक्टर जैव प्रयोग करते हैं। बात करते हैं 149 क्वेश्चन। 149 के त्वरित लाभ हेतु किस विधि से बीज शोधन करना चाहिए? तो उसके लिए रासायनिक बीज शोधक का प्रयोग करना चाहिए। त्वरित लाभ हेतु रासायनिक बीज शोधक विधि का प्रयोग करना चाहिए, हालांकि प्रमाणित एवं अच्छे स्रोतों से प्राप्त बीज शोधित होता है। अब बात करते हैं 150 क्वेश्चन की। तो 150 है बीज शोधक की पारंपरिक विधि नहीं है। बीज शोधक की बतानी है कि पारंपरिक विधि कौन सी नहीं है, जैव उर्वरक विधि नहीं है। बीज शोधक की पारंपरिक विधियाँ तो गौमूत्र, मट्ठा, पानी, धूप, गोबर आदि, ये जो हैं कैसी हैं, पारंपरिक विधियाँ हैं। जैव उर्वरक पारंपरिक विधियों का बीज शोधक नहीं है। तो आपके ये जो है हमने यहाँ पर 150 क्वेश्चन यहाँ पर करा दिए हैं। तो आधे क्वेश्चन हमने यहाँ तक कर लिए हैं। करीबन हो चुका है 37 मिनट की वीडियो हो चुकी है। तो हमारी वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है। और हम आपको बता दें कि जो आपके टोटल क्वेश्चन है वो 500 प्लस क्वेश्चन है। हम क्रॉप साइंस के यहीं पर कराएंगे इसी चैनल पर, और प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से चेक कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करते रहें और चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहें, जिससे हम आपको और अच्छा कंटेंट ला सकें। तो फिर अब करते हैं हम 151 से आगे की बात शुरू। तो 151 क्वेश्चन है, बीज शोधक की पारंपरिक विधि कौन सी विधि है? तो ये क्वेश्चन जो है रिपीट हो गया, रासायनिक विधि है। सॉरी, इसमें पूछा गया है कि शोधक की पारंपरिक विधि है। तो बीज शोधक की पारंपरिक विधि गोबर का प्रयोग किया जाता है, जबकि जैव विधि, जैव उर्वरक विधि एवं रासायनिक विधि आधुनिक विधि शोध की विधियां हैं। बात करते हैं आगे 152 क्वेश्चन की। तो 152 क्वेश्चन है कि बीज शोधक के लाभ क्या हैं? तो वो हैं उर्वरक एवं उत्पादकता में वृद्धि, मिट्टी में पैदावार होने वाली बीमारियों को कमी एवं रुकावट करना, मिट्टी की अघुलनशील पोषक तत्व घुलनशील बनाते हैं। तो सेम यही सब बातें इसमें लिखी गई हैं, आप इसे पढ़ सकते हैं। बात करते हैं 153 क्वेश्चन की। तो 153 की कंद एवं तना वाली फसलों के बीज का शोधन किस विधि से किया जाता है? तो उसके लिए घोल में डुबोकर जो है उसका शोधन या उपचारित किया जाता है। तो कंद एवं तना वाली फसलों के बीज का शोधन प्रति किलोग्राम दवा की मात्रा प्रति लीटर पानी में घोलकर उसमें डुबाया जाता है। प्रमुख फसलें आलू हो गया, गन्ना हो गया, हल्दी होगी, अदरक होगी, सूरन हो गया और इत्यादि हो गए। बात करते हैं 154 क्वेश्चन की। तो 154 क्वेश्चन है कि बीज जीवंता परीक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा रसायन काम में लेते हैं? मतलब जब बीज का उपचार किया जाता है, मतलब तो उसके लिए जो है कौन सा रसायन जो है काम में लेते हैं? तो टेट्राजोल क्लोराइड का प्रयोग बीज उपचारण के लिए किया जाता है। तो बीज जीवांतरण या उपचारण परीक्षण के लिए टेट्राजोल क्लोराइड रसायन क्रम में लेते हैं। 2, 3, 5 या टेट्राजोल क्लोराइड या ब्रोमाइड नामक रसायन के 1% घोल में बीजों को डुबाते हैं, जिससे जीवित बीज का रंग लाल गुलाबी हो जाता है। इस परीक्षण को जैविक टेस्ट, बायोलॉजिकल टेस्ट भी कहते हैं। इसमें जीवित बीज का रंग लाल या गुलाबी या फॉर्मेशन के कारण हो जाता है। तो इसे बोला जाता है बीज परीक्षण। बात करते हैं आगे 155 क्वेश्चन की। तो 155 क्वेश्चन है कि खालिस्तान के लिए टेट्राजोल परीक्षण किया जाता है। तो किसके लिए किया जाता है? तो वो किया जाता है अंकुरण क्षमता के लिए, और अंकुरण के लिए जो है टेट्राजोल परीक्षण किया जाता है, जिसमें कि 2, 3, 5 फिनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड रसायन का प्रयोग किया जाता है। बात करते हैं 156 क्वेश्चन की। तो 156 क्वेश्चन है, 156 क्वेश्चन की बात करें तो 156 क्वेश्चन हो जाता है कि द्वितीयक वृद्धि अधिकतर किन पौधों में पाई जाती है? तो द्वितीयक वृद्धि किस में पाई जाती है? द्विबीजपत्री पौधों में जो है द्वितीयक वृद्धि अधिकतर पाई जाती है। तो द्वितीयक पौधों में द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है। इसके अन्य प्रमुख विशेषताएं हैं, इनके संवहन पुल में कैम्बियम पाए जाते हैं,
इनके पुष्प के भाग 4 या 5 के गुणांक में होते हैं। इनका जड़ तंत्र धमिल एवं उसकी शाखाओं के साथ फैला रहता है। बात करते हैं 157 क्वेश्चन की। तो 157 क्वेश्चन हो जाता है कि कपास में प्रजनक बीज के उत्पादन में पृथक दूरी कितनी रखी जाती है। मतलब जब बीज का प्रजनक मतलब कपास का प्रजनक बीज उत्पादन करना हो तो उसकी पृथक दूरी कितनी रखी जाती है, तो 75 मीटर रखी जाती है। कपास में प्रजनक बीज उत्पादन के लिए कितनी, 75। और कपास के उत्पादन के लिए फाउंडेशन बीज की पृथक दूरी 50, फाउंडेशन के लिए 50 और सर्टिफाइड है उसके लिए पृथक दूरी 30 मीटर रखी जाती है। तो ये हो जाती है आपकी कपास से संबंधित। बात करते हैं 158 क्वेश्चन की। 158 है कि जैव क्षति क्या होती है। जैव क्षति क्या होती है। जैव क्षति होती है विभिन्न प्रकार के कीड़े मकोड़े तथा जीवधारियों द्वारा बीज की क्षति होती है। तो देख लेते हैं सी ऑप्शन। तो जैव क्षति वह क्षति होती है जिसमें बीजों को किसी जीव जैसे कीड़े मकोड़े, चिड़िया, चूहा आदि द्वारा नुकसान होता है। बात करते हैं 159 क्वेश्चन की। तो 159 निम्नलिखित में से कौन सी बीज की किस्म नहीं है। तो बीज की कौन सी किस्म नहीं है, बीजों की कौन सी किस्म नहीं है, तो आपको बतानी है इसमें। तो वो हो जाती है उत्परिवर्तित जो है बीज की किस्म नहीं है। तो बीजों के किस्म में प्रमुख हो जाते हैं। तो ये कुछ नाम है, यहाँ देख लेते हैं। रजिस्टर मतलब बीजों के नाम है। ब्रीड हो जाता है, फाउंडेशन हो जाता है, रजिस्टर्ड हो जाता है, सर्टिफाई हो जाता है, या हाइब्रिड या कॉम्पोजिट हो जाता है। प्रयोग में आने वाले बीज जो है मल्टीपल सीड या उत्परिवर्तित बीज की जो ये है किस्में नहीं है। बात करते हैं आगे 160 क्वेश्चन की। तो 160 क्वेश्चन है कि बीजों की जीवन क्षमता पता करने की विधि नहीं है। तो कौन सी है विधि, वो इंडिगो कारमाइन जो है वो बीजों की क्षमता ज्ञात करने की विधि नहीं है। तो इंडिगो कारमाइन विधि एक साधारण तीव्र गति और सटीक विधि है जो कि जल में घुलनशील ऑक्सीजन की सूक्ष्म मात्रा को ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त की जाती है। किसकी, घुलनशील ऑक्सीजन की सूक्ष्म मात्रा को ज्ञात करने की विधि है ये। कौन सी, इंडिगो कारमाइन विधि। बात करते हैं 161 क्वेश्चन की। 161 है कि थ्योरम का उपयोग मुख्यतः इस रूप में किया जाता है। तो उसे बीज डेसर के रूप में किया जाता है। थ्योरम का प्रयोग किसमें, बीज उपचार में होता है, जिसे सीड ड्रेसिस के नाम से जाना जाता है। बात करते हैं 162 क्वेश्चन की। तो 162 क्वेश्चन की फसल का संपूर्ण शुष्क उत्पादित पदार्थ कहलाता है। तो क्या कहलाता है, वो बायोलॉजिकल उपज कहलाता है। फसल का संपूर्ण शुष्क उत्पादित पदार्थ बायोलॉजिकल उपज कहलाता है। और फसल के संपूर्ण शुष्क पदार्थों में से मनुष्य के लिए उपयोगी पदार्थ आर्थिक उपज कहलाता है। बात करते हैं 163 है कि सबसे महंगे बीज की श्रेणी होती है। सबसे महंगे बीज जो होते हैं कौन से होते हैं, तो वो होते हैं जनक बीज। तो जनक जिसे हम ब्रीडर सीड बोला जाता है, तो सबसे महंगा बीज होता है क्योंकि ऐसे बीज की आनुवंशिक एवं भौतिक शुद्धता 100% होती है। इसकी मात्रा बहुत कम होती है क्योंकि यह प्रजनक के नियंत्रण में तैयार होता है, इसलिए यह बीज बहुत महंगा होता है। ऐसे बीज प्लांट ब्रीडिंग के द्वारा उत्पादित किए जाते हैं। बात करते हैं 164 क्वेश्चन की। 164 हो जाता है कि अरहर में 200 किलोग्राम बीज उपचारित करने के लिए 1 लीटर पानी थ्योरम 75% WDP ग्राम की आवश्यकता होती है। तो कितने की आवश्यकता होती है, 150 की आवश्यकता होती है। अरहर के बीज को बोने से पूर्व फफूंदी थ्योरम का कैप्टान 2.5 ग्राम अथवा बवस्टीन 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से शोधित कर लेना चाहिए। और अरहर में थ्योरम 75% WPD को 75 ग्राम आधे लीटर पानी में 100 किलोग्राम बीज उपचारित करना चाहिए। अतः 200 किलोग्राम बीज के लिए 150 WP की आवश्यकता होती है। कितने, 200 के लिए 150 ग्राम की। बात करते हैं 165 क्वेश्चन की। तो 165 है कि 1 एकड़ फसल हेतु राइबोसोम का 1 पैकेट पर्याप्त होता है। तो क्या ग्राम का, वो 250 ग्राम का 1 एकड़ के लिए आवश्यक होता है, क्योंकि 1 पैकेट में 250 ग्राम राइबोसोम कल्चर 8 से 10 किलोग्राम बीज के लिए उपचारित कर सकता है। बात करते हैं 166 क्वेश्चन की। 166 के बीज उपचार हेतु प्रचलित रसायन कौन सा है। तो बीज उपचार के लिए सबसे जो प्रचलित है वो कैप्टान है। तो कैप्टान मूलतः जो है बीज शोधन हेतु कवकनाशी, जिसमें 2 से 3% इस्तेमाल किया जाता है। यूपी PGT में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। बात करते हैं 167 क्वेश्चन की। प्रकृति में एक बीजपत्र
जो कौन सा है, मतलब इनमें से बताना है कि कौन सा पौधा जो है एक बीजपत्री है। तो वो है केला। केला एक बीजपत्री फल है, फल वृक्ष है। निम्न जैसे अनानास हो गया, केला हो गया, खरबूज और नारियल, ये एक बीजपत्री हैं। द्विबीजपत्री कौन कौन से हो सकते हैं? आम, करौंदा, काजू, पपीता, आंवला, अखरोट, इमली, कटहल, अंजीर, अमरूद, जामुन, ये जो हैं द्विबीजपत्री पौधे हैं सब। बात करते हैं 168 क्वेश्चन की। तो 168 खरीफ प्याज की खेती के लिए बीज की बुवाई करनी चाहिए। तो खरीफ प्याज के लिए कब करनी चाहिए? मई जून में बुवाई करनी चाहिए। तो खरीफ मौसम के प्याज के सलकंदों को रोपाई जुलाई अगस्त में की जाती है, जबकि बीज की बुवाई मई जून में करनी चाहिए। रबी मौसम में पौधशालाओं में बीज अक्टूबर नवंबर में बोते हैं और रोपाई दिसंबर जनवरी में की जाती है इसकी, क्योंकि अक्टूबर नवंबर में इन्हें बो देते हैं और दिसंबर जनवरी में इनकी रोपाई कर दी जाती है। बात करते हैं 169 क्वेश्चन की। तो 169 क्वेश्चन, अंकुरण के समय मूल और तने किससे निकले हुए होते हैं? तो वो निकले हुए होते हैं भ्रूणपोष से। तो अंकुरण के समय मूल और तने प्राय भ्रूणपोष से निकले होते हैं। अंकुरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बीजों में पौधे विकसित होने लगते हैं। अंकुरण की पूरी प्रक्रिया समाप्त होने में 1-2 सप्ताह लग सकते हैं। अधिकांश आवृत बीज हैं। पौधे के बीजों में भ्रूणपोष मौजूद होते हैं। यह बढ़ते भ्रूणों को पोषण प्रदान करते हैं। तो ये किसके लिए? तो मौजूद जो भ्रूणपोष होते हैं पौधों के बीजों में, उनके लिए ये भ्रूण पोषक प्रदान कर देते हैं। अब बात करते हैं 170, आधारीय बीज पैदा किया जाता है। तो आधारीय बीज कहाँ से पैदा किया जाता है? वो जनक बीज से पैदा किया जाता है। आधारीय बीज फाउंडेशन बीज को जनक बीज या ब्रीडिंग बीज से पैदा किया जाता है। इसे मदर बीज भी कहा जाता है। आधार बीज के पहचान के लिए सफ़ेद टैग जो है लगाया जाता है। बात करते हैं आधार बीज को। आधार बीज में टैग लगाया जाता है, वो कैसा? सफ़ेद टैग लगाया जाता है। और इसमें जो है मदर बीज भी इसके लिए आधार बीज को बोला जाता है। बात करते हैं आगे 171 क्वेश्चन की। तो 171 क्वेश्चन की, भारतीय बीज अधिनियम लागू किया गया था। तो कब लागू किया गया था? 1969 में इसे लागू किया गया था। भारत सरकार ने 1966 में भारतीय बीज अधिनियम स्वीकृत किया, जो कि अक्टूबर 1969 में लागू हो गया। इस अधिनियम के बीज से संबंधित मामलों में राज्यों को सलाह देने के लिए एक केंद्रीय बीज समिति की स्थापना की गई, और इसके अलावा राज्य में बीज प्रमाणन एजेंसी, बीज प्रभावीकरण बोर्ड और राज्य बीज परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना की गई है। बात करते हैं 172 क्वेश्चन की। 172 है कि राइबोजियम जैपोनिकम जाति का बीजोपचार हेतु प्रयोग किया जाता है। तो किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसके लिए जो है सोयाबीन का प्रयोग किया, राइबोजियम जैपोनिकम का। तो इसमें राइबोजियम जैपोनिकम जाति का बीजोपचार हेतु सोयाबीन में करते हैं। फसल मटर में राइबोजियम लेग्युमिनेसेरम का प्रयोग किया था। गन्ना में कार्बोनिम्स 0.1%, 2 किलोग्राम बीज टाइकोडर्मा इसका प्रयोग किया था। चावल में टाइकोडर्मा 5 से 10 ग्राम, और रोपने से पहले इसमें उपचार किया जाता है। बात करते हैं 173 क्वेश्चन की। 173 है कि बुवाई हेतु जिसे बीज को प्रत्येक वर्ष बदलना पड़ता है, वो कौन सा बीज है? तो वो हो जाता है संकर बीज को प्रत्येक वर्ष बदलना पड़ता है। अब बुवाई हेतु संकर बीज को प्रत्येक वर्ष बदलना पड़ता है, वह संकर बीज है। संकर बीज उगाने वाले पौधे आमतौर पर कमज़ोर और अधिक परिवर्तनशील होते हैं। आमतौर पर इनके फूल छोटे होते हैं। बीज वर्ग और टैग, अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, आ जाता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो प्रजनक बीज का टैग कैसा होता है? सुनहरी पीला जो होता है प्रजनक बीज का होता है। आधार बीज सफ़ेद टैग लगा हुआ होता है। पंजीकृत बीज बैंगनी या नारंगी बीज लगा हुआ होता है। प्रमाणित बीज में नीला रंग लगा हुआ होता है। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन 1 जरूर पूछा जा सकता है। बात करते हैं 174 की। 174 की, अंकुरण के दौरान मूलग्रंथ, रेडिकल तथा डंडी का भ्रूण प्रमूलन निम्नलिखित में से किससे विकसित होता है? तो वो विकसित होता है भ्रूण से। तो अंकुरण के दौरान मूलग्रंथ, रेडिकल तथा डंडी का भ्रूण प्रमूलन भ्रूण से विकसित होता है। जड़ का विकास रेडिकल से होता है। सर्वप्रथम अंकुरण के दौरान जड़ का निर्माण होता है। बात करते हैं 175 क्वेश्चन है कि रिकेलिटेड सीड बीज का उदाहरण क्या है?
तो रिकेलिसिटेट का जो सीड बीज का उदाहरण है वो क्या है, तो वो हो जाता है आम। जो पौधे अड़ियल बीज पैदा करते हैं तो उन्हें एवोकेडो, आम, मैंगोस्टीन, लीची, कोको, रबड़ के पेड़, कुछ बागवानी पेड़ पौधे, जलीय पौधे जैसे निम्फिया, केरूलिया और पारंपरिक चिकित्सा में उपयोग किए जाने वाले कई पौधे जैसे बोरोला और पेटाकेल्था की प्रजाति शामिल होती हैं। बात करते हैं 176 क्वेश्चन की। 176 की आधार बीज के कट्टे पर लगे चिन्ह पत्र का रंग कैसा होता है। तो आधारी बीज में अभी हमने पीछे बताया था आपको, तो ये याद होना चाहिए। तो आधारी बीज में कैसा रंग होता है, तो सफ़ेद रंग लगाया जाता है आधारीय बीज में। तो कैसा, सफ़ेद आधार बीज में चिन्ह कैसा, सफ़ेद लगाया जाता है। अब कुछ देख लेते हैं एक बार और। तो प्रजनक बीज में सुनहरा पीला, आधार बीज में सफ़ेद, पंजीकृत बीज में बैंगनी नारंगी और प्रमाणित बीज में नीला रंग होता है लगा हुआ। बात करते हैं 177 क्वेश्चन की। 177 है कि बीज अंकुरण क्षमता का परीक्षण किया जाता है। तो बीज अंकुरण क्षमता का परीक्षण जो किया जाता है वो कहाँ किया जाता है, वो क्लोराइड द्वारा किया जाता है, जिसमें 2,3,5 टेट्राजोल क्लोराइड द्वारा बीज अंकुरण क्षमता का परीक्षण किया जाता है। चूँकि जीवित बीज में श्वसन होता है, जबकि टेट्राजोल क्लोराइड को भ्रूण पर डाला जाता है, जो भ्रूण को जीवित कोशिका लाल रंग की हो जाती है और श्वसन क्रियाओं में टेट्राजोल का रंग बीज के अपचय द्वारा रंग वाले यौगिक में परिवर्तित हो जाता है। अगर भ्रूण मृत अवस्था में है तो उसका रंग कोई प्रभाव नहीं डालेगा। अगर भ्रूण जो है मरा हुआ है तो उस पर कोई कैसा भी रंग नहीं दिखाई देगा। बात करते हैं 178 क्वेश्चन की। 178 है कि वे बीज जो निम्न आदर्श पर सुखाए जाते हैं एवं बिना जमाव क्षमता खोए निम्न तापमान पर संग्रहित किए जाते हैं तो उन्हें पारंपरिक बीज या ऑर्थोडॉक्स सीड बोला जाता है। अब बात करते हैं, इसका कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक है इसमें, क्योंकि ये एग्ज़ाम में 2020 में पूछा गया। वे बीज जो निम्न आदर्श पर सुखाए जाते हैं, एक बिना जमाव क्षमता, निम्न ताप पर संग्रहित किए जाते हैं। पारंपरिक बीज रूढ़िवादी बीज अधिकांश वार्षिक फसलें, द्विवर्षीय फसलों को और वार्षिक वानिकी प्रजातियों के बीज हैं, जैसे शिमला मिर्च, अमरूद, खजूर, काजू, नींबू आदि हो सकते हैं। बात करते हैं 179 क्वेश्चन की। 179 क्वेश्चन है, उन्नत किस्म की उत्पत्ति अवस्था के शुरुआत का बीज जो कि सीमित मात्रा में होता है तथा पौधा प्रजनक द्वारा पैदा किया जाता है, क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है केंद्रक बीज। एक बार दोबारा से, एक उन्नत किस्म की उत्पत्ति अवस्था के शुरुआत का बीज जो कि सीमित मात्रा में होता है तथा पौधे होते हैं पौध प्रजनक द्वारा पैदा किया जाता है, उसे कहते हैं केंद्रक बीज। अब इसका कुछ यहाँ पर इम्पोर्टेंट ऑप्शन देख लेते हैं। तो एक उन्नत बीज की किस्म की उत्पत्ति अवस्था में शुरुआत का बीज जो कि सीमित मात्रा में होता है, एक पौधा जो पौध प्रजनक द्वारा पैदा किया जाता है, केंद्र बीज कहलाता है। आधारीय बीज, प्रजनक बीज से ही जो बीज तैयार किया जाता है उसे आधार बीज कहते हैं। और आधार बीज की थैलियों पर सफ़ेद टैग लगा होता है। पंजीकृत बीज, यह बीज आधार बीज अवस्था स्वयं अथवा स्वयं पंजीकृत बीज से तैयार किया जाता है। इस पर बैंगनी रंग या नारंगी रंग का टैग लगा हुआ होता है। बात करते हैं 180 क्वेश्चन की। तो 180 क्वेश्चन हो जाता है कि बीज शुद्धता एवं अंकुरण के जांच की प्रक्रिया कहलाती है, तो वो क्या कहलाती है, बीज परीक्षण कहलाती है। तो बीज शुद्धता अंकुरण की जांच की प्रक्रिया बीज परीक्षण कहलाती है। बीज का वानस्पतिक मान किस फसल के बीज लॉट की शुद्धता प्रतिशत का अंकुरण प्रतिशत उस बीज का वास्तविक मूल्य होता है, जिसे प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। बीज का वास्तविक मान 75% अधिक और मान निकालना हो तो शुद्ध प्रतिशत बीज गुणा अंकुरण प्रतिशत और बटा 100 आप निकाल सकते हैं। 181 की बात करें तो ग्रे आउट टेस्ट किस लिए किया जाता है, तो ग्रे आउट टेस्ट जो किया जाता है तो वो करा जाता है बीज की आनुवंशिक शुद्धता के लिए। ऑप्शन नंबर बी, ग्रे आउट टेस्ट बीज की शुद्धता के लिए किया जाता है।
यह आनुवंशिक प्रदूषण से बचाने के लिए पूर्व नियंत्रण के साथ साथ नियंत्रण के बाद परीक्षण के रूप में भी कार्य करता है। इसके अलावा जो है ग्रे आउट परीक्षण का उपयोग प्रभावकारी का आकलन करने के लिए एक उपाय के रूप में किया जाता है। बात करते हैं 182 क्वेश्चन की। तो 182 क्वेश्चन हो जाता है कि भारत में बीज उत्पादन की किस पीढ़ी पद्धति को अपनाया जाता है। तो कौन सी पीढ़ी को? तो तीसरी पीढ़ी को अपनाया जाता है। तो कौन कौन सी? ब्रीडर सीड, फाउंडेशन सीड बीज, प्रमाणित बीज सीड, तो इसके लिए अपनाया जाता है। 183 की बात करें तो राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना हुई थी। तो राष्ट्रीय बीज की कब हुई थी? तो 1963 में स्थापना हुई थी। अब इसका ऑप्शन देख लेते हैं। राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना 1963 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व के अंतर्गत सूची बी की एक मिनी रत्न श्रेणी एक कंपनी है, नंबर 1 कंपनी है। और फसल विविधीकरण के क्षेत्र में बीज नियमों ने अपने सूरतगढ़ राजस्थान और रायचूर कर्नाटक फार्म पर मछली बीज का उत्पादन शुरू किया है। बात करते हैं 184 क्वेश्चन की। तो 184 क्वेश्चन है कि जब वनस्पति उपजाने वाला पहली बार मूलभूत बीज का उत्पादन करता है तो उसे कहते हैं। तो उपज के लिए जो है जब वनस्पति बीज उपज उगाने के लिए पहला बीज मूलभूत जो है उत्पादन करता है तो कौन सा कहलाता है? वो प्रजनक बीज कहलाता है। तो ये हमने बीज के बारे में सब बता दिया, आप इसे देख सकते हैं। बात करते हैं 185 क्वेश्चन की। तो 185 क्वेश्चन है कि बीज परीक्षण में टेट्राजोल क्लोराइड का प्रयोग किसके निर्धारण के लिए किया जाता है? तो वो करा जाता है जीवन क्षमता के लिए। तो टेट्राजोल परीक्षण का प्रयोग बीज की जीवन क्षमता निर्धारण के लिए की जाती है। बात करते हैं 186 क्वेश्चन। 186 है कि अंतर्राष्ट्रीय बीज परीक्षण संस्थान की स्थापना हुई थी। तो अंतर्राष्ट्रीय बीज परीक्षण की स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी 1924 में। ऑप्शन नंबर 20 का सही है। तो अंतर्राष्ट्रीय बीज परीक्षण संस्थान जिसे ISTAR की स्थापना 1924 में हुई थी। IBPG की फुल फॉर्म देख लेते हैं। इंटरनेशनल बोर्ड फॉर प्लांट जेनेटिक रिसर्च की स्थापना 1974 रोम इटली में हुई थी। बात करते हैं 187 क्वेश्चन की। 187 क्वेश्चन है कि IPM का फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म बतानी है। तो इंटीग्रेटेड पोस्ट मेजरमेंट जो है इसकी फुल फॉर्म है। तो IPM की फुल फॉर्म इंटीग्रेट पोस्ट मेजरमेंट हो जाती है। समन्वित हिंदी बोल सकते हैं, समन्वित पीड़क प्रबंधन। यह पीड़क पेस्ट नियंत्रण का एक वृहद विचारधारा है जो पोस्ट नियंत्रण का पर्यावरण हितैषी तथा लागत प्रभावी उपाय है। बात करते हैं 188 क्वेश्चन की। 188 क्वेश्चन है। 188 क्वेश्चन की बात करें तो 188 क्वेश्चन हो जाता है निम्नलिखित में से सबसे बाद का पीड़कनाशी पेस्टिसाइड कौन सा है? तो वो है पेस्टिसाइड मार्गोसा नीम। मार्गोसा को नीम के नाम से जानता है। दिए गए विकल्पों में से सबसे बाद में पीड़कनाशी पेस्टिसाइड नियंत्रण के लिए प्रयोग नीम की पत्ती और भंडारित अनाज के कीटों की रक्षा करता है। बात करते हैं 189 क्वेश्चन की। 189 क्वेश्चन है कि पीड़कनाशी किसके उन्मूलन द्वारा परिस्थिति तंत्र को नुकसान पहुंचाते हैं? तो वो पहुंचाते हैं ऐसे जीव जो खाद्य श्रृंखला बनाते हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही है। तो पीड़कनाशी खाद्य श्रृंखलाओं में सम्मिलित जीवों के उन्मूलन द्वारा पारिस्थितिक तंत्र को नुकसान पहुंचाते हैं। पीड़कनाशी कुछ जीवों तथा आवश्यक खाद्य संयंत्रों का उन्मूलन कर सकते हैं। ये कुछ जीवों के प्राकृतिक आवास को नष्ट कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन बी सही है। बात करते हैं 190 क्वेश्चन की। तो 190 क्वेश्चन है कि मनुष्य द्वारा प्रयुक्त पहला पेस्टिसाइड कौन सा था? तो वो था फेरोमोन जो है पहला पेस्टिसाइड था मनुष्य के द्वारा तैयार किया गया। बात करते हैं 151 क्वेश्चन की। तो 191 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से हॉर्नवर्म लार्वा प्रतिरोधी ट्रांसजेनिक फसल कौन सी है? तो वो है टमाटर। टमाटर जो है कौन सी है? हॉर्नवर्म लार्वा प्रतिरोधी फसल है। बात करते हैं 192 क्वेश्चन की। तो 192 पीड़क पेस्ट का जैविक नियंत्रण है तो कौन है? स्वयं अविरत जो है इसका नियंत्रण है। ऑप्शन नंबर बी।
पौधों के कीटों की बीमारियों की रोकथाम के लिए जैविक तरीकों को अपनाना जैविक नियंत्रण कहलाता है। प्राकृतिक रूप से पीड़कों को कम करने का सबसे प्रभावी और सर्वोत्तम तरीका स्वयं अभिवृत होता है। बात करते हैं 193 की। 193 की व्यावसायिक पैमाने पर विकसित पहला जैव कीटनाशी था। तो पहला व्यावसायिक पैमाने पर कौन था? तो वो था स्पोरीन। तो पहला जैव कीटनाशी जो व्यावसायिक रूप से विकसित किया गया था तो स्पोरीन था। अब बात कर लेते हैं 194 क्वेश्चन की। 194 में जब एक प्राकृतिक प्रीडेटर जीवित जीव को दूसरे रोगजनक जीवों को नियंत्रित करने के लिए उन पर प्रयुक्त किया जाता है तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है जैविकीय नियंत्रण। क्या कहलाती है? जैविकीय नियंत्रण। ऑप्शन नंबर बी। जब एक जीवित जीव प्राकृतिक प्रीडेटर शिकारियों को दूसरे रोगजनक जीव पर उन्हें नियंत्रित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है तो यह प्रक्रिया जैविक नियंत्रण मतलब बायोलॉजिकल कंट्रोल कहलाता है। बात करते हैं 195 की। 195 है कि पेस्टिसाइड ऐसे रसायन होते हैं जो मारते हैं। तो ये होते हैं कीट और मार्ट्स और बीडर्स। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। पेस्टिसाइड ऐसे रसायन यौगिक हैं जो कीट, रोडेंटर, कुतरने वाले जीव, कवक, वीडस, अवांछित पौधों को मार सकते हैं। बात करते हैं 196 क्वेश्चन की। तो 196 है निम्न में से मतलब इनमें से कौन सा सूक्ष्म जीव कीटनाशी है? तो सूक्ष्म जीव कौन सा कीटनाशी है इनमें से? तो बेसिलियस थ्यूरोजेनेसिस जो है सूक्ष्म जीवी है। तो बेसिलियस थ्यूरोजेनेसिस एक मिट्टी में रहने वाला ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। यह सामान्य एक जैविक सूक्ष्मजीवी कीटनाशक है। बात करते हैं 197 क्वेश्चन की। 197 की कौन सा एक प्रभावी पादप कीटनाशी है? तो प्रभावी निकोटीन जो है प्रभावी पादप कीटनाशी है। निकोटीन को तंबाकू से निकाला जाता है। यह वानस्पतिक मूल के पौधों के लिए प्राकृतिक कीटनाशक के रूप में कार्य करता है, जबकि पाइरेथम्स और सिनेटिक्स का प्रयोग मक्खी मच्छर आदि को मारने के भगाने के प्रयोग में करते हैं। बात करते हैं 198 क्वेश्चन की। तो 198 क्वेश्चन है डीडीटी को पहली बार संश्लेषित किया गया था। तो डीडीटी को कब संश्लेषित किया गया था पहली बार? तो उसे आर्थर जेलहर्ड द्वारा संश्लेषित किया गया था। डीडीटी के कीटनाशी गुणांक की खोज 1939 में किसके द्वारा? ई में तो स्विट्जरलैंड के पाल मूरन ने, लेकिन इसका प्रकाश संश्लेषण सर्वप्रथम 1874 में किसने दिया था? जिल्डर ने जो है दिया था। बात करते हैं 199 क्वेश्चन की। तो वह कीटनाशी जो जलीय कीटों तथा पीड़कों को मारने के लिए प्रयुक्त किया जाता है तो केरोसिन तेल जो है जलीय कीटों को और पीड़कों को मारने के काम में किया था। केरोसिन का प्रयोग जलीय कीटों को मारने के लिए किया जाता है। पानी की सतह पर केरोसिन डाल देते हैं। ऑक्सीजन की कमी के कारण कीटों को लार्वा और प्यूपा आदि मर जाते हैं। बात करते हैं 200 क्वेश्चन की। तो 200 क्वेश्चन थ्यूरिसाइड क्या है? तो थ्यूरिसाइड जो है कीटनाशी है। थ्यूरिसाइड एक कीटनाशी है। यह एक जीवाणु है जिसका उपयोग कीटनाशक पदार्थों के उत्पादन में किया जाता है। तो ये क्वेश्चन आपके 200 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। अब आगे बात करते हैं 200 से आगे की। तो इसमें जो है बात करते हैं 201 की। तृतीय पीढ़ी के पेस्टिसाइड कौन से हैं? तो तृतीय पीढ़ी के कीट विषकर्षण जो है तृतीय पीढ़ी के कीट हैं। बात करते हैं इसमें पीड़कों के प्रति और अधिक वर्णनात्मक प्रभाव के लिए जुब्रेनाइन हार्मोन्स, विकर्षण, लिंग आकर्षण एवं अन्य संश्लेषित पदार्थ के प्रयोग का दौरा पेस्टिसाइड के तीसरी पीढ़ी का दौर करता है। कीट विकर्षण तृतीय पीढ़ी का पेस्टिसाइड है। बात करते हैं 102 क्वेश्चन की। तो 102 क्वेश्चन का जो घरेलू मक्खी तथा मच्छर किसके प्रति प्रतिरोधी हो जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर पहला मेलेथियन, बीएचसी, डीडीसी, एल्ड्रीन। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आपको बताना है 202 क्वेश्चन का।
और इस वीडियो में हमने आपको 200 प्लस क्वेश्चन करा दिए, मतलब 200 हम लिख सकते हैं, 201 क्वेश्चन इस वीडियो में हमने आपको करा दिए हैं, जिसमें कि हमने पहले वीडियो में 100 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन से 102 क्वेश्चन तक करा दिए थे। आप उस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से देख सकते हैं, लिंक उसमें दी गई है और वो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, उसे आप अवश्य देख लें। और जैसा कि हमने पहले ही वीडियो में बता दिया है कि जो आपके 65 नंबर का एग्रीकल्चर है, 65 नंबर का एग्रीकल्चर है, इस 65 नंबर को टोटल हम आपको इसी चैनल पर कराएंगे। अगर आप कमेंट करते हैं तो हम आपको इसमें यूपी जीके भी आपको इसी चैनल पर हम करा सकते हैं, क्योंकि यूपी जीके आपकी 20 नंबर की यूपी जीके है आपकी। हम इसी चैनल पर करा देंगे और उसकी प्लेलिस्ट अलग बना देंगे, वहाँ से आप एमक्यूसी देख सकते हैं जो महत्वपूर्ण है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और जो चैनल पर नए हो वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे आपको भी और आपके दोस्तों को भी हेल्प मिले। फिर हम मिलते हैं इसी तरह से अपनी अगली तीसरी वीडियो में। तो फिर आप अपनी तैयारी करते रहिए। तो जय हिंद, जय भारत।